अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुग़ल बादशाह जिन्होंने एक लंबे अरसे तक बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर हुकूमत की, आज मुग़लिया ख़ानदान कहाँ है और किस हालत में है? सल्तनत मुग़लिया ने 1526 से लेकर 1857 तक बर्रे सग़ीर पर हुकूमत की। इस सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने सल्तनत दिल्ली के आखिरी जानशीन इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में शिकस्त देकर रखी थी। जब मुग़लिया सल्तनत का अरूज था, उस वक्त पूरे बर्रे सग़ीर पर मुग़लों की बादशाहत कायम थी। मुग़लिया सल्तनत ने पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य कायम किया जिसकी मिसालें दी जाती हैं। मुग़लिया ख़ानदान के बादशाह अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन पूरे खित्तों पर मबनी बर्रे सग़ीर के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। मुग़लों का शाही अंदाज और रहन सहन उनकी पहचान हुआ करता था। मुग़लों का फ़ने तामीर और मुग़लों का अजूबों से मोहब्बत करना भी अपनी ज़ात में बहुत ही ज़्यादा हिट था और उस वक्त ये भी उनकी पहचान रहा। इनकी तामीरात इनकी सल्तनत के हुस्न को चार चांद लगाती थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद उनकी क्या हालत हुई और कैसे इस शाही ख़ानदान के चश्मो चिराग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि मुग़लिया ख़ानदान का उरूज और ज़वाल और इस सब की हैरत कुन दास्तान कितनी ज़्यादा दुखों से भरी हुई है। दोस्तों, सन 1857 गदर के मकाम पर होने वाली जंग में अंग्रेज़ों ने सिखों का सहारा लेकर मुग़लिया फ़ौज को शिकस्त दे दी। इस जंग में फतह हासिल करने के बाद गोरों ने मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह ज़फ़र को उनके अहले खाना समेत काल कोठड़ी में बंद कर दिया और इस कैद के कुछ ही रोज़ बाद गोरी चमड़ी वालों ने बहादुर शाह ज़फ़र के 20 बेटों में से 18 को बाजारों में निकाल कर कत्ल कर दिया ताकि उनका रोबो जलाल सारे बरे सग़ीर में बैठ जाए। बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे मिर्ज़ा जवान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास जिंदा रहे। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र के कत्ल करदा 18 बेटों में से 3 के सर तन से जुदा करके दिल्ली में वाक़े खूनी दरवाज़ों पर लटका दिए, जो आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान थे। जो कोई भी अंग्रेज़ों की मुखालफत करेगा उसका यही हशर होगा, ये उनके नीचे लिखा हुआ था। इतना जुल्म और दरिंदगी दिखाने के बाद भी जब अंग्रेज़ों के क़ल्ब ने चैन न पाया तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र पर गद्दारी का मुकदमा चला दिया। ये ड्रामाई मुकदमा 44 दिन तक चलता रहा और फिर बहादुर शाह ज़फ़र को मौत की सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, बाद में इस सज़ाए मौत को जिला वतनी में बदल कर बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी बहुत ही बदहाल गुजार दी गई। उनको जिला वतन करके बर्मा भेज दिया गया था, उनकी बीवी और दोनों बच्चों समेत। बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी बड़ी ही अजीबोगरीब हो चुकी थी। 1862 में जब बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हुई तो अंग्रेज़ों ने उनके दोनों बच्चों को हिंदुस्तान में कदम न रखने की शर्त पर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ बखूबी जानते थे कि अगर ये शहज़ादे हिंदुस्तान चले गए तो वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों की हैसियत से बड़ी बगावत करवा सकते थे। दोनों शहज़ादों ने अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। चंद मुहक्किकीन के मुताबिक उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का हाल यूँ था कि मिर्ज़ा शाह अब्बास की शादी रंगों के एक सौदागर के यहाँ हुई और उनकी कई औलादें हुईं और नस्ल बढ़ती चली गई। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी नस्ल के चश्मो चिराग आज भी वहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हालात की खराबी और गुर्बत की वजह से कच्ची बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ मिर्ज़ा जवान बख्श का सिर्फ एक बेटा ही था। जब जिगर का मर्ज मिर्ज़ा जवान बख्श के लिए मौत का बुलावा ले आया तो उनका बेटा मिर्ज़ा जमशेद बख्श जवान था। जवान बख्श की वफ़ात के कुछ वक्त बाद उनकी बीवी भी दारे फ़ानी से कूच कर गईं और खस्ता हाली के सबब उनका बेटा मिर्ज़ा जमशेद बख्श हिंदुस्तान वापस लौट गया। हिंदुस्तान में उसकी शादी बेगम नादरा से हुई और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम मिर्ज़ा बेदार बख्त रखा गया था। दोस्तों, वालिदैन के गुजर जाने के बाद मिर्ज़ा बेदार बख्त अदना मुलाजमतें करके अपना पेट पालते रहे और खराबी हालात के सबब अपनी असल को दुनिया से छुपाए रखा। 1947 में जब उनकी शनाख्त लोगों पर आश्कार हुई तो सरकार ने बहादुर शाह ज़फ़र की नस्ल से होने की वजह से उनका छोटा मोटा वजीफा मुकर्रर कर दिया, जिससे वो अपना गुजर बसर करते रहे। 1950 के करीब बेदार बख्त ने सुल्ताना बेगम से शादी कर ली, जिससे उनकी औलाद हुई। इस औलाद में 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। जब तक बेदार बख्त हयात रहे तब तक उन्हें वजीफे की रकम मिलती रही और उनकी वफात के बाद सरकार ने ये पेंशन रोक दी, जिस सबब उनके हालात मजीद खराब हो गए।
اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے سلطانہ بیگم کو کلکتہ کے کسی نواحی علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی۔ سلطانہ بیگم کو مغلیہ خاندان کی بہو ہونے کی وجہ سے سرکار نے انہیں ایک مکان دیا تھا جو 1987 کے آخر میں ان سے واپس لے لیا گیا۔ اس مکان کے گھر میں رہنے پر وہ مجبور ہو گئی تھیں جو کہ صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ پیارے دوستو، جب ان سے یہ مکان چھین لیا گیا تو اس عظیم سلطنت مغلیہ کے سبھی چشم و چراغ ان 2 کمروں کے اندر رہتے تھے۔ جس خاندان نے کئی 100 سال پورے بر صغیر پر حکومت کی، آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ 2021 میں ہائی کورٹ دلی نے کلکتہ میں رہنے والی 69 سالہ سلطانہ بیگم کی ایک درخواست کو خارج کیا، جس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی بہو ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دلی کے لال قلعے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکار نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یا تو یہ ہمیں واپس کر دیا جائے یا اس کا معاوضہ دلایا جائے۔ دلی ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ کہنے کو تو بر صغیر مغلوں کی وراثت ہے اور ان کا وراثتی اثاثہ ہے، لیکن آج مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کچی بستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو دیکھیے کیسے ایک شاہی خاندان کے حالات بدلے اور آسمان کیسے کیسے لوگوں کو کھا گیا اور کیسے کیسے لوگوں کو وقت کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ دوستو کیا سلطانہ بیگم کو لال قلعہ یا اس کا معاوضہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ایک دوست کا ایک سوال تھا، میں اس کا بھی جواب یہاں پر دینا پسند کروں گا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ابتدائی تاریخ، فتوحات اور توسیع کا دور اور مذہب جو ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتایا جائے مغلیہ سلطنت کے بارے میں۔ تو دوستو یہ تیمور خاندان کا ایک سردار تھا سلطنت مغلیہ کا بانی، جس کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوج کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں مارکہ آرا تھے۔ 1526 میں دلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند مہینے میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنتوں کو زیر کر دیا۔ 1527 میں میواڑ کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوا کو اپنی عملداری میں لے رکھا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی راج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بھی اپنی موت آپ ہی مر گیا، بالکل ایسے ہی جیسے اکبر صاحب اپنی موت آپ